नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का। इट इज़ पार्ट नंबर 9, ट्रांसलेशन टू आस्क क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 9 हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव रहेगा। इफ़ेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि इसमें कुछ हम नैतिक शिक्षा से रिलेटेड, मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड भी जानकारी हासिल करेंगे कि हमें एक शिक्षा लेनी है सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कि परीक्षा में नकल से संबंधित बात जब होती है तो हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं कि जो परीक्षाओं में नकल होती है, कोई कहता है स्टूडेंट्स जिम्मेवार हैं, कोई कहता है कि माता पिता पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, समाज के लोग जिम्मेवार होते हैं, कोई कहता है कि टीचर्स जिम्मेवार हैं। एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम सभी जिम्मेवार होते हैं, चाहे वो समाज के लोगों की बात हो, पेरेंट्स या दूसरे जो लोग सम्मिलित हैं बच्चे के साथ होते हैं, या स्टूडेंट्स की बात हो या टीचर्स की बात हो, तो सभी कहीं न कहीं हम इस बात को समझेंगे कि प्रण लेंगे कि एग्जामिनेशन के दौरान नकल ना हो, नकल रहित एग्जामिनेशन हो। ये सभी हम प्रण लें और एक दूसरे को मोटिवेट करें मेहनत करने के लिए। तो एक नैतिक शिक्षा से रिलेटेड भी हम इसमें बात करेंगे। और आप सभी देखते हैं कि परीक्षा में नकल का मूल कारण कहाँ विद्यमान होता है? ता है, ते हैं, तो कहीं न कहीं हर सेंटेंस में ता है, ती है, ता हूँ, इससे रिलेटेड ये सेंस है हिंदी में। और आप सभी समझ चुके हैं कि ता है, ती है, ता हूँ, इस सेंस में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात सिंपल प्रेजेंट। जब एज ए क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस होता है, प्रश्न के रूप में सेंटेंस होता है, तो हम डू या डज का प्रयोग करते हैं उसमें और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अर्थात आंसर में, हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करके उसका आंसर देते हैं। ये बात आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए। यानी जब हम आपस में किसी से बात करेंगे या लिखते हैं कहीं पर, हमें ये सेंस का पता लग जाए कि इसमें ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं की सेंस है, तो आपने कुछ और फालतू नहीं सोचना। फिर ये एकदम से ध्यान में आ जाना चाहिए आपके सभी के कि ता है, ती है, ता हूँ सिंपल प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। डू नॉट कहाँ यूज़ होता है, डज नॉट कहाँ यूज़ होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। सभी पार्ट्स को आपने ध्यान से देखना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले आता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और ये बात कब क्लियर होगी, कब समझ में आएगी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लगातार अभ्यास करते रहेंगे, ये बात हमारे को क्लियर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। परीक्षा में नकल का मूल कारण कहाँ विद्यमान होता है? मान लो यही बात हमें इंग्लिश में कहनी हो, आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये कहता है कि परीक्षा में नकल का मूल कारण कहाँ विद्यमान होता है, ठीक है ना। दूसरे व्यक्ति फिर उत्तर देता है, परीक्षा में नकल का मूल कारण हमारे स्कूलों में विद्यमान होता है। कहीं न कहीं ये बात सच हो सकती है। स्कूल स्तर पर भी जिम्मेवारी हमने लेनी पड़ेगी कि स्कूल स्तर पर नकल से संबंधित माहौल ना क्रिएट हो। ये हम सभी
जिम्मेवार हैं, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। एक कहता है परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के बारे में विद्यार्थी क्या अनुभव करते हैं। दूसरा उसका उत्तर देता है वे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आगे एक प्रश्न आगे खड़ा होता है, आगे एक प्रश्न और आता है, कोई किसी के सामने अपना प्रश्न दोहराता है। विद्यार्थी क्या विकसित अर्थात बढ़ावा देना क्या विकसित करने में असफल हो जाते हैं। उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि विद्यार्थी स्वयं अध्ययन और परिश्रम करने की आदत विकसित करने में असफल हो जाते हैं। ये बातें प्रश्न और उत्तर के बारे में हम सुन रहे हैं हिंदी में। यही बात जब हमें इंग्लिश में कहनी हो तो हमें सावधान होना है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या यूज करेंगे। तो वही बातें हम अब इंग्लिश में दोहराएंगे। परीक्षा में नकल का मूल कारण कहाँ विद्यमान होता है, कहाँ, वेयर, स्टार्टिंग। देखो इसमें परीक्षा में नकल का मूल कारण कहाँ विद्यमान होता है, कहाँ ये बीच में विद्यमान है यहाँ पर। लेकिन स्टार्टिंग इंग्लिश में हम ये ध्यान रखना है आपने, डिफरेंस जब हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो पहले भी हमने देखा था कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है वर्ड में, क्योंकि सब्जेक्ट जैसे हम कहते हैं कि वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो हिंदी में तो वह कर्ता सब्जेक्ट, पत्र ऑब्जेक्ट और फिर क्रिया लिखता है, यानी इसमें तो क्या हो गया, हिंदी में तो SOV हो गया, ठीक है ना। हिंदी में क्या हो गया, SOV। SOV क्यों हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। वह पत्र तो कर्म है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में पत्र, वर्ब लास्ट में है, लिखता है, SOV, वह पत्र लिखता है, ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जब हम इंग्लिश में इसी को इंग्लिश में जब लिखेंगे फिर ये हो जाएगा SVO, फिर ये SVO हो जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट ही राइट्स अ लेटर, तो लेटर जो ऑब्जेक्ट है ये बाद में आया है, ही राइट्स, ये वर्ब पहले आ गया ऑब्जेक्ट से, वर्ब, ही राइट्स अ लेटर। तो ये हिंदी में SOV और इंग्लिश में होगा SVO। तो ये सेंस में ये वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमने। कहाँ, वेयर। अब ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डू या डज आएगा, तो वेयर के बाद क्या लगाएंगे, डू या डज। इसमें क्या आया हुआ है, डज। क्यों, द रूट कॉज ऑफ, रूट कॉज मूल कारण, सिंगुलर से रिलेटेड है ये, थर्ड पर्सन, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, फिर डज का प्रयोग करते हैं, नहीं तो डू का प्रयोग करते हैं। व्हाट डज, ठीक है, मूल कारण, द रूट कॉज, मूल, रूट कॉज मूल कारण किसका, ऑफ चीटिंग, नकल का, इन एग्जामिनेशन परीक्षा में, लाई विद्यमान होना, विद्यमान हो, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाइड लाइंग, और विद्यमान होना या लेटने से रिलेटेड, या विद्यमान होना किसी अस्तित्व में होना किसी चीज़ का, उसके लिए भी लाई होता है, झूठ बोलने के लिए भी लाई होता है। फर्स्ट वर्ब तो सेम होगी ना, लेकिन सेकंड में चेंजिंग आ जाएगी, यानी पास्ट में तो सेकंड वर्ब होगी झूठ बोलने की, लाइड होगी, LIED लाइट, ठीक है ना। और लेटने की या विद्यमान से रिलेटेड फिर LAY ले हो जाएगा, LAY ले, और लेन LAIN लेन, और उसमें थर्ड फॉर्म भी झूठ बोलने में लाइड होगी, लाई, लाइट, लाइट। हाँ, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो ING लगाएंगे जब हम लाई के साथ, उसकी सेम होगी, चाहे वो लेटने से संबंधित, विद्यमान से संबंधित बात हो, चाहे झूठ बोलने से संबंधित बात हो, लाइंग। और उसकी स्पेलिंग क्या होगी लाइंग की, LYING, लाइंग। देखो ध्यान से, यानी LI और E दोनों कट जाएंगे, Y लग जाएगा, LY
ING, ये लाइंग है, लेटा हुआ या झूठ बोलते हुए, दोनों की सेम है। वैसे झूठ बोलना लाई, लाइड, लाइट। हेटना विद्यमान होने से संबंधित कोई सिचुएशन से रिलेटेड है। ले, LY, ले, लेन, LAIN, लेन। ठीक है ना। तो ये आपने इस सेंस को क्लियर कर लेना है। तो आपने देखा इसमें कि परीक्षा में इन एग्जामिनेशन नकल का मूल कारण, द रूट कॉज ऑफ चीटिंग। ठीक है, कहाँ, वेयर विद्यमान होता है, लाई, डज का प्रयोग होगा इसमें। ये आप सबको पता ही है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो हम हर पार्ट में डिस्कस करते हैं, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सी वर्ब है। जैसे रूट कहा जाए, मूल कारण, कॉज, कॉज क्या होगा, कारण, ये तो नाउन हो गया। और लेकिन कॉज कौन से हैं, मूल हैं। कॉज से रिलेटेड, कॉज की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, रूट, ये एज एन एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। चीटिंग, नकल, नकल, चीट वर्ब के रूप में भी आता है, नकल करना, चीट, CHEAT, चीट वर्ब के रूप में। ये चीटिंग यहाँ नकल से रिलेटेड है, ये एज एन नाउन के रूप में यहाँ प्रयोग हो रहा है, नकल। एग्जामिनेशन, परीक्षा, ठीक है ना, ये वर्ब के रूप में है यहाँ पर, परीक्षा, एग्जामिनेशन। जैसे एग्जामिन होता है, एग्जामिन वर्ब के रूप में, टू एग्जामिन, एग्जामिनेशन नाउन के रूप में। तो इस प्रकार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं साथ में। वेयर डज द रूट कॉज ऑफ चीटिंग इन एग्जामिनेशन लाई। परीक्षा में नकल का मूल कारण, अब पहले तो हमें पता लग गया कि ये जो मूल कारण कहाँ विद्यमान होता है। अब इसका उत्तर देखें। परीक्षा में नकल का मूल कारण हमारे स्कूलों में विद्यमान होता है। स्कूलों में का मतलब ये नहीं कि टीचर का ही कंप्लीट रोल हो गया उसमें, यानी क्योंकि परीक्षाएं तो स्कूल में ही हुए हैं ना, स्कूलों में ही तो एग्जामिनेशन होगी। तो स्कूल में जो नकल का माहौल बन जाता है उसमें समाज के लोग भी जिम्मेवार हो जाते हैं और स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे हम आगे देखते हैं कि वो जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार स्टूडेंट्स अपना नकल को, इसलिए विद्यार्थी भी जिम्मेवार है इसके लिए, पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं और टीचर भी जिम्मेवार हैं, तो सभी जिम्मेवार हैं इसके लिए, जिम्मेदारी सभी की बनती है। और नकल रहित परीक्षा हो, विद्यार्थी भी चाहेंगे, टीचर्स भी चाहेंगे, पेरेंट्स भी चाहेंगे, तो नकल रहित परीक्षा भी होनी शुरू हो जाएंगी। फिर विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो ये हमने हर एक ने सोचना। ये नैतिक शिक्षा की बात भी हो रही है यहाँ पर कि हमने परीक्षा में नकल का प्रयोग नहीं करना। परीक्षा में नकल का मूल कारण हमारे स्कूलों में विद्यमान होता है। द रूट कॉज, मूल कारण, ऑफ चीटिंग, नकल का, इन एग्जामिनेशन, लाइज होता है, विद्यमान होता है। अब देखो यहाँ लाई था, लाई, यहाँ लाइज है, LIES और लग गया इसमें, ये पहले से विद्यमान है, एस और लगा दिया, लाइज। यहाँ केवल लाई है, क्यों, ये ध्यान देना आपने, क्योंकि यहाँ एस या ES हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ डज का प्रयोग हो रहा है, यानी ES ये डू के साथ यहीं लग गया तो यहाँ डज हो गया। अब यहाँ हमने, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आंसर में डज का प्रयोग तो यहाँ है नहीं इसमें कहीं, तो डज के साथ जो ES लगा हुआ था तो वो ES या S फिर हम वर्ब के साथ लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि रूट काज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ लाइज आएगा, एग्जामिनेशन लाइज, ये ध्यान रखना है। लाइज इन आ स्कूल, इन आ स्कूल्स, द रूट कॉज ऑफ चीटिंग इन एग्जामिनेशन लाइज इन आ स्कूल्स। क्लियर है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के बारे में विद्यार्थी क्या अनुभव करते हैं, ये प्रश्न किया किसी ने, भी क्या अनुभव करते हैं विद्यार्थी। व्हाट डू स्टूडेंट्स, देखो अब ये भी सिंपल प्रेजेंट है तो व्हाट के बाद डू का प्रयोग किया हमने, यहाँ डज का प्रयोग किया सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए, ये स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन, बहुवचन के लिए हम डू का लगाएंगे, प्रयोग करेंगे। ये डू है, ये व्हाट है, व्हाट ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हो गया, और ये प्रश्नवाचक जब वाक्य बनाते हैं हम डू या डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट से पहले,
तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ डू आ गया। सिंगुलर थर्ड पर्सन होता तो डज आ जाता। क्लियर है? यानी यदि यहाँ केवल स्टूडेंट हो, स्टूडेंट फिर यहाँ डज आएगा, स्टूडेंट्स डू आएगा। वेरी सिंपल, समझ लेना आपने, ये बात है हर पार्ट में बताई जाती है, फिर भी आप नहीं समझेंगे तो इसमें कमी किसकी है, समझना पड़ेगा। व्हाट डू स्टूडेंट्स फील, अनुभव करना, अनुभव करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। फील, फेल्ट, फीलिंग, फील, फेल्ट, फीलिंग, इस प्रकार हम यूज करते हैं। बाउट, आपने पता अबाउट को हम यूज करते हैं एज एन एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज करते हैं अबाउट को। यूजिंग अनफेयर मीन्स, अनुचित साधन, अनफेयर मीन्स साधन, फेयर उचित, फेयर उचित सही, और उसके आगे ये अन लग गया अर्थात प्रीफिक्स लग गया। प्रीफिक्स क्या होता है बोलो? उपसर्ग, हिंदी में जैसे उपसर्ग लगता है, प्रीफिक्स लग गया, फेयर से आगे प्रीफिक्स। और सफिक्स लगता है शब्द के बाद, जैसे काइंडनेस होता है, काइंड के बाद एनिडलेसनेस लगा देते हैं हम सफिक्स को, लेकिन ये प्रीफिक्स है, शब्द से पहले लगता है ये उपसर्ग, प्रीफिक्स लग गया, प्रीफिक्स। और ये इसका विपरीतार्थक शब्द बन गया। एंटोनिम्स, सिनोनिम, एंटोनिम सुना है आपने? सिनोनिम्स समानार्थक, एंटोनिम्स बोलो, एंटोनिम्स, हाँ एंटोनिम्स, विपरीतार्थक, अनफेयर अनुचित, फेयर उचित। अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन। वे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, यानी बच्चे, स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं नकल के लिए जिम्मेवार हैं। वे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। भाई हमारा अधिकार है, जन्म से मिला हुआ अधिकार है ये, हमें तो कोई सोचते, सारे नहीं सोचते। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ईमानदारी से अपनी परीक्षा देते हैं, सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कठिन मेहनत नहीं करते, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन और परिश्रम जो नहीं करते, स्वयं अध्ययन और परिश्रम नहीं करते, वो समझते हैं ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार। वे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। वे समझते हैं। कंसीडर, फर्स्ट फॉर्म, कंसीडर इट, इसे, नकल करने का जो प्रोसेस है, इट, इसे। देयर, अपना, उनका, देयर, उनके, अपना। बट राइट, जन्मसिद्ध अधिकार। अब राइट भी देखा आपने, राइट एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, हैं? जैसे राइट डायरेक्शन है, राइट प्लेस, तो इसमें राइट डिसीजन एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है और नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर राइट बर्थ राइट के रूप में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर जन्मसिद्ध अधिकार, यहाँ राइट अधिकार के रूप में, नाउन के रूप में, ठीक है ना? ये देखना है आपने। विद्यार्थी क्या विकसित यानी बढ़ाना, बढ़ावा, विकसित करना होता है बढ़ाना, क्या विकसित यानी बढ़ाना, विकसित करने में असफल हो जाते हैं। विद्यार्थी क्या विकसित करने में असफल हो जाते हैं। व्हाट डू स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, डू आ गया यहाँ पर, व्हाट क्या, व्हाट डू स्टूडेंट्स फेल, असफल हो जाते हैं। टू कल्टिवेट सिंचित करना, बढ़ाना, विकसित करना। वैसे कल्टिवेट आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी तो यूज करते हैं हम, कल्टिवेशन, सिंचाई करना है, सिंचाई में खेती करने से संबंधित, जोतना, खेती बाड़ी करना, वहाँ भी तो यूज करते हैं हम कल्टिवेट वर्ड। तो यहाँ पर अभी कल्टिवेट विद्यार्थियों के कार्य से रिलेटेड हमने यूज किया है, जिसको उसको बढ़ावा, किस चीज़ को बढ़ावा देने में या विकसित करने में वो असफल हो जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है? देखो,
विद्यार्थी स्वयं अध्ययन और परिश्रम करने की, कठिन परिश्रम करने की, विद्यार्थी स्वयं अध्ययन और कठिन परिश्रम करने की आदत विकसित करने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स। कौन असफल हो जाते हैं? विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट आ गया, ये यहाँ भी सब्जेक्ट है। ठीक है, असफल हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सबसे लास्ट में है अब वाव। ठीक है ना, जैसे इसमें हमने लिखा था हिंदी में वर्ब लास्ट में है, ऑब्जेक्ट पहले है, इसी प्रकार इसमें असफल हो जाते हैं, वर्ब लास्ट में है। ठीक है ना, वर्ब, और इसमें वर्ब सब्जेक्ट के बाद है इंग्लिश में। ठीक है ना, तो इसमें ये सब्जेक्ट के बाद आ जाए इंग्लिश में वर्ब। स्टूडेंट्स फेल, क्या करने फेल हो जाते हैं? टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ, कौन सी आदत? सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन की, सेल्फ स्टडी स्वयं अध्ययन की, एंड हार्ड वर्क, परिश्रम की, कठिन परिश्रम करने की, हार्ड वर्क की, मेहनत करने की, और स्वयं अध्ययन की आदत में क्या हो जाते हैं? वो असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। एक हार्ड वर्क होता है, एक वर्क हार्ड होता है। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। यहाँ पर वर्क, काम करने की विशेषता प्रकट की जा रही है हार्ड के द्वारा, HARD, हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ हार्ड एडवर्ब है, ये ध्यान रखना है आपने। एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। वर्क हार्ड, वर्क करना, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द कौन सा? हार्ड, एज एन एडवर्ब, क्रिया विशेषण। वर्क, यू शुड वर्क हार्ड, ये है हार्ड वर्क। यानी वर्क कौन सा? हार्ड है, वर्क हार्ड है। यदि दोनों को मिलाकर के हम इकट्ठा करें, पुरुषार्थ की बात जब हम करते हैं तो दोनों को मिला देंगे, वर्क, हार्ड वर्क को, तो एज ए नाउन यूज करते हैं हम इसको। लेकिन यदि हम इस सेंस में देखें, वर्क काम यानी नाउन, और नाउन की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? ये शब्द हार्ड, और ये हार्ड क्या हुआ? नाउन की विशेषता प्रकट करने वाले को, जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, एडजेक्टिव होता है, तो फिर ये एडजेक्टिव है, एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, हार्ड एज एन एडजेक्टिव। हार्ड, आगे वर्क, कठिन कार्य, काम, किया हुआ काम, नाउन, विशेषता प्रकट हार्ड के द्वारा, काम कैसा? कठिन, तो हार्ड एज एन एडजेक्टिव। वर्क एज ए नाउन। और यदि हम कहेंगे यू शुड वर्क हार्ड, फिर वर्क की विशेषता, वर्क काम करना, यहाँ वर्ब के रूप में है वर्ब, यहाँ तो नाउन के रूप में है वर्क, WR के, वहाँ वर्क, यू शुड वर्क हार्ड, वहाँ वर्क क्या है? वर्ब के रूप में, वर्ब, WR के वर्क, वर्ब, क्रिया, और की विशेषता हार्ड शब्द द्वारा, तो हार्ड वहाँ क्या हुआ? एडवर्ब होगा, एज एन एडवर्ब। तो ये डिफरेंस हमने पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा, परीक्षा, ये शिक्षा भी लेनी है हमने, हम प्रण लेंगे सभी, कि जो परीक्षा है, परीक्षा जो होगी, चाहे वो सामने विद्यार्थी बैठे हों, पेरेंट्स बैठे हों, मैं भी तुम्हारे सामने एज ए टीचर खड़ा हूँ, और भी टीचर सभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कि सभी हम प्रण लें हम सभी कि जो परीक्षाएं होंगी वो नकल रहित तो होंगी, और होंगी कब? जब स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी एंड पेरेंट्स भी, सभी का सामूहिक इकट्ठा योगदान होगा। और बच्चे क्या आदत डालेंगे अपने अंदर? स्टूडेंट्स क्या आदत डालेंगे? स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी की, एंड हार्ड वर्क की और सेल्फ स्टडी की आदत उनके अंदर होगी, तभी तो नकल रुकेगी। अब टीचर ने तो मेहनत करवा दी क्लासरूम में,
अब उसको होमवर्क मिला है, स्टूडेंट्स ने घर नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया और सेल्फ स्टडी नहीं की उसने घर जा कर के, तो उसका काम सारा बेकार हो गया, टीचर की मेहनत बेकार हो गई। और फिर जब उसको कुछ परीक्षा से संबंधित बातों का नॉलेज नहीं होगा, कैसे करना है परीक्षा में, फिर वो नकल की इच्छा प्रकट करेगा। वो चाहेगा कि कोई ना कोई पर्ची आ जाए बाहर से और मैं उसमें नकल करके और लिख दूँ और मैं पास हो जाऊँ, फिर बच्चे की इच्छा होगी। और जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करेगा और स्वयं अध्ययन करेगा अर्थात सेल्फ स्टडी करेगा, फिर उसको नकल की इच्छा नहीं रहेगी। वो ये चाहेगा कि मैं खुद अपने दम पर अपनी मेहनत से मार्क्स लूँगा, मेरा जो स्कोर होगा, जो मेरे मार्क्स होंगे, जो टोटल होगा मेरी अपनी मेहनत का होगा और मुझे खुशी होगी और उसको फिर आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। तो इस पाठ से हम ट्रांसलेशन के साथ साथ एक पढ़ भी लें, निश्चय कर लें, लेंगे सभी प्रण लेंगे, सभी प्रण लेंगे, निश्चय करेंगे कि आगे से जो भी परीक्षा होगी, जहाँ हमारा योगदान होगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, हम परीक्षा में नकल नहीं होने देंगे। ये प्रण लेंगे हम, हमने सभी ने प्रण ले लिया है। ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 9, ये आप सबको बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। SOV और SVO परीक्षा में नकल का ये ता है, ते हैं, सभी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें डू या डज का प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट से पहले और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। परीक्षा में नकल का मूल कारण कहाँ विद्यमान होता है? Where does the root cause of cheating in examination lie? परीक्षा में नकल का मूल कारण हमारे स्कूलों में विद्यमान होता है। The root cause of cheating in examination lies in our schools. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के बारे में विद्यार्थी क्या अनुभव करते हैं? What do students feel about using unfair means in examination? वे इसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। They consider, यह वाव है, they consider it their birthright। ये देयर है, ये डिटर्मिनर्स के रूप में, पोजेसिव डिटर्मिनर्स या पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर। विद्यार्थी क्या विकसित करने में असफल हो जाते हैं? वट डू आया है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। वट डू स्टूडेंट्स फेल, असफल होना, फेल टू कल्टिवेट, विकसित करना, बढ़ाना, कल्टिवेट। विद्यार्थी स्वयं अध्ययन और परिश्रम करने की आदत विकसित करने में असफल हो जाते हैं। Students fail to cultivate the habit of self-study and hard work। समझे सभी? ऐसे डिस्कस करते रहिए, जोश के साथ, खुशी के साथ, हौसले के साथ, जुनून के साथ और आनंद के साथ हम बहुत कुछ सीखते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।